प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं आज आपको मैं महेश सिंह, राजकीय कॉलेज मुरादाबाद, और आपको आज मैं कक्षा 10 हिंदी का जो मॉडल किस तरीके से मॉडल प्रश्न पत्र होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको किसी प्रकार से कोई तनाव, कोई होपलेस, किसी प्रकार से आपको डरना नहीं है। फ्री माइंड होकर स्वतंत्र होकर के अपना पेपर की पूरी तैयारी करें और उस पूरी तैयारी करें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका जो सत्र है 2024-25 कक्षा 10 के विषय के लिए क्या होगा। सबसे पहले आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर दिया जाएगा। जो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, तो 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए है, और शेष 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के साथ के बाद 3 घंटे आपको उस प्रश्न पत्र को हल करना। तो ये सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न पत्र तो हमारा है, ये दो खंडों में विभाजित है। पहला प्रश्न पत्र जो है 2 खंड है, इसमें खंड आ और खंड बा। इसमें खंड आ में क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट जो है उसको नीले या काले जो बॉल पेन है आपका, उस पेन से सही विकल्प पर गोला करता है। उस गोले को पूरे से रंगना, ऐसे ना हो कि गोले को अंदर रंग जाए। आप उसको निश्चित होकर के पहले पूरे गोले को काले पेन से या नीले पेन से उसको रंग दीजिए। उसके बाद खंड आ में जो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए उसके लिए 1 अंक है। और तत्पश्चात इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी OMR शीट है उसमें जो उत्तर अंकित किए जाने हैं उसे काटे नहीं है, उसे इरेज नहीं करना कुछ किसी प्रकार का, या उस पर व्हाइट कलर नहीं लगाना। और जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र कौन सा प्रश्न कितने अंक का है तो उसके सामने अंकित है, सामने निर्धारित लिख दिया गया उसको किसके से कौन सा प्रश्न कितने अंक का। और हमें किसी भी प्रकार के जब हम क्वेश्चन हल करेंगे, किसी प्रकार का कहीं भी माइंड में कोई भी किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का शंका, किसी प्रकार की घबराहट कोई भी नहीं होना चाहिए। हमें सीधे स्वभाव में अपने प्रश्न पत्र को बड़े ही ढंग से करना चाहिए। यदि जो प्रश्न पत्र नहीं आता उसमें हमें टाइम नष्ट नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना। हम उससे जो सबसे अच्छे सही तरीके से आता है, सबसे पहले हम उस प्रश्न पत्र को करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, और उसके बाद जो कुछ थोड़ा सा कठिन लग रहा है उसको बाद में छोड़ दीजिए। करते करते उसको ध्यान करते करते आगे हो सकता है आपके दिमाग में सही से आ जाए। तो इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी घबराहट, किसी भी प्रकार का कोई तनाव, किसी प्रकार का कोई हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। बशर्ते कि आप लोग हो सकता जो जैसे गर्ल्स होती हैं उनका सेंटर तो वही होता है, फिर जो उनका एग्जाम का है, और बॉयज़ का जो लड़के होते हैं उनका बाहर जाता। तो हमें दूसरे कॉलेज के लिए के सामने भी जो भी कोई किसी प्रकार की झिझक हमें नहीं दिखानी चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल निश्चितता से भरे हुए, किसी प्रकार से जो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें किसी प्रकार के हमारे चेहरे पर हाव भाव, हमारे चेहरे पर कुछ थकान या कुछ घबराहट, ये नहीं आनी चाहिए। देखिए, ये सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र हम क्या करेंगे, इसको जैसे इन्होंने दिया है, ये पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय, जो बाबू गुलाब राय है तो उसको देखेंगे हम किस युग के। अब जैसे हमने देखा है कि बाबू जो गुलाब राय हैं वो द्वितीय युग के वो लेखक हैं,
और जिस प्रकार हमारे जो था क्या ये 6 प्रकार का जो हमारा युग थे, वो हिंदी जो साहित्य खड़ी बोली का गद्य विकास है उसको हमने 6 भागों में बांटा था। जैसे एक था पूर्व भारतीय युग, दूसरा था द्विवेदी युग, तीसरा था शुक्ल युग और चौथा था हमारा शुक्लोत्तर युग। और सबसे अंतिम वाला जो था वो था हमारा स्वातंत्र्योत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद का युग। तो ये जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो हमारे वो जो रहे हैं वो रहे हैं द्विवेदी युग में अर्थात सन 1900 से 1918 के बीच में। तो सबसे पहले हमारा जो होगा तो उनका ये आ जाएगा हमारा द्विवेदी युग। इसको हम कहाँ टिक कर देंगे? द्विवेदी युग। उसके पश्चात हमारा दूसरा प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है हमारा कविता है, नाटक है, कहानी है, किस प्रकार का है? तो ये जो एक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हुए हैं उन्होंने एक निबंध लिखा है जो चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध है। तो चिंतामणि, इसके बाद चिंतामणि जो हो जाएगा हमारा चिंतामणि ये जो हो जाएगा ये निबंध के रूप में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है हमारा तीसरा प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? गबन जो है हमारी, ये गबन जो रचना है हमारी ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद हमारे बहुत ही जो समाज में उस समय की जो फैली हुई कुरीतियां थी, जो दलित, जो कुचले हुए, जो दबे हुए थे, उनके बारे में, उन किसानों की जो स्थिति उनके बारे में बताते हैं। और जो मुंशी प्रेमचंद जी उनका जो समय था वो 1880 से 1936 था। उन्होंने कई अच्छी जो वो हमें दी हैं, जैसे कर्मभूमि, गोदान और ये गबन भी है, सेवा सदन है, ये जो है। तो ये प्रश्न जो बनता हमारा गबन किसकी रचना है, ये हुआ मुंशी प्रेमचंद की रचना। उसके बाद शुक्ल युग की समयावधि क्या है, यानी समय की अवधि। शुक्ल युग हमारा कौन से समय से कौन से समय तक माना जाता? तो शुक्ल युग हमारा जो माना जाता है वो शुक्ल युग था हमारा ये 1900 से 1938 तक। 1900 से 1938 तक ये जो 1900 से 1938 तक जो था ये हमारा शुक्ल युग हुआ। अब इसके बाद जो था हमारा, इसके बाद है नीड का निर्माण। फिर नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये नीड का निर्माण जो ये है ये हरिवंश राय बच्चन का है और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। अर्थात कौन सा है? नीड का निर्माण जो है ये क्या हमारी आत्मकथा, ये हमारी आत्मकथा। तो इसके बारे में हम जो बता रहे हैं, तो नीड का जो था ये था नीड का निर्माण फिर ये हमारी आत्मकथा है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है, छठा जो प्रश्न है, छठा प्रश्न है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जो हमारे जो युग थे, इन युगों में एक युग था हमारा द्विवेदी युग। कौन सा था? द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग जो हमारा 1900 से 1918 तक, 1900 से 1918 तक जो द्विवेदी युग था, उस द्विवेदी युग में प्रिय प्रवास जो थे हमारे वो उस युग की रचना है। और प्रिय प्रवास जो था ये इन्होंने लिखा था, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम इन्होंने लिखा था। ये था हमारा ये प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का। उसके पश्चात प्रश्न नंबर हमारा बनता है 7। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है
हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन, जो इसका सी वाला है, इसका जो हरिवंश राय बच्चन है उसका इन्होंने रचना की थी, हरिवंश राय बच्चन ने। और हरिवंश राय बच्चन जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ये था 1935 में इसकी जो हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखा था मधुशाला 1935 में इसको ये उसका आया था, प्रकाश में आया था, जो उन्होंने लिखा था प्रकाश में बताया है। और प्रश्न नंबर जो था 8, प्रश्न नंबर क्या था 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? जो हमारे राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, राष्ट्रकवि हैं, और इनका ये समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि जो भारत भारती ये 3 खंडों में थे इसके, और ये जो थी हमारी काव्य का पहला वो माना जाता है, ये 1912 में जो था इन्होंने ये भारत भारती लिखा था इन्होंने, राष्ट्रकवि मैथिली शरण जो 1912 से 1912 में था, तो इन्होंने ये लिखा था भारत भारती। इसके पश्चात नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल जो था, ये जो था हमारा, इसके बाद जो था आधुनिक काल, कौन सा था हमारा आधुनिक काल जो था, प्रश्न बना था हमारा आधुनिक काल कब से कब तक का है? आधुनिक काल वैसे भी पता लग जाना हमारा कब से कब तक का। आधुनिक का मतलब जो अब इस समय है, तो यहाँ अब इस समय 47 में दिखाई दे रहा है 1843 से अब तक, 1843 से अब तक जो है हमारा आधुनिक काल माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हमारा है, प्रश्न नंबर है 10, प्रश्न नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? प्रश्न नंबर जो 10 है, तो मतीराम जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। कौन से हैं? रीतिकाल। जो रीतिकाल का समय था वो 1643 से 1843 तक, 1643 से 1843 तक ये जो रीतिकाल है, इसके ये जो मतीराम जी हैं, ये मतीराम जो ये रीतिकाल में का समय माना जाता है। उसके पश्चात अब आया प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव बताओ। रस 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 जो रस हम जानते हैं कि इन रसों की जो वो है, श्रृंगार रस है या आपका हास्य रस है, करुण रस है, इनके स्थायी भाव एक दोहा है आता है उसमें, रति स्थायी भाव का साथी रस श्रृंगार, हास्य हास्य के साथ में उत्साह वीर का प्यार। अर्थात जो रति वो स्थायी भाव श्रृंगार का, रति स्थायी भाव का साथी रस श्रृंगार, हास्य हास्य के साथ, हास्य माने जो हास्य रस है उसका अर्थात हास्य रस का स्थायी भाव हास हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हुआ? हास। तो ये दोहा है कि रति स्थायी भाव का साथी रस श्रृंगार, हास्य हास के साथ में उत्साह वीर का प्यार। अर्थात ये जो हास्य रस है इसका जो स्थायी भाव है वो हास बन जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल, मणि मनोनील मणि शैल पर आत्म प्रयोग रहा। इसमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल, मनोनील मणि शैल पर आत्म प्रयोग रहा। इसमें क्या है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उपमेय जहां उपमानी की संभावना मानी जाए, उपमेय कौन होता? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या? जिससे तुलना की जाए। तो हमने जो बताया था सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल, यानी
यहाँ जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने क्या कर रखा है, पीले रंग का कपड़ा जो है जो ओढ़ रखा है, और श्याम जो सलोना उनका जो गाढ़ शरीर जो है वो श्यामला है। तो इसमें उपमे में उपमान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर इसके बाद इसके प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा है, ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद के बाद क्या है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और 13 और 11 पर यति होती है, अर्थात इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होंगे, रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और 24 मात्राएं और 11 और 13 अर्थात 13 और 11 का जो होगी वो यति होगा। यति का मतलब उसमें कुमा लगा होगा, उसमें जो अल्पविराम होता है वो लगा होगा उसमें, अर्थात ये रोला छंद में जो मात्राएं हो गई वो हो गई कितने चरण हो गए, उसमें चरण हो गए 4। उसके बाद प्रश्न नंबर आया 14 आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण। अब उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द से पहले लगते हैं, जो शब्द से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं हम उसको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो हमारा आकर्षण में आ उपसर्ग है, आकर्षण में क्या है हमारा आ उपसर्ग है। और आकर्षण में जैसे ये है हमारा आकर्षण कितने, इसमें आकर्षण शब्द में क्या उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है, और इसमें अपने कुछ भी बना लीजिए, आ शब्द से आ अपने उपसर्ग से वो शब्द आदर बना लीजिए, और आकर्षण तो है ही, और आचार बना लीजिए इत्यादि वगैरह जो हम बना देते हैं इसको। तो ये आकर्षण में जो है आ उपसर्ग है। अब आया हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। एक तो सरल वाक्य है, और सरल वाक्य मिश्र वाक्य है, और जो संयुक्त वाक्य। सरल और मिश्रित और संयुक्त वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, सरल, मिश्रित और संयुक्त, यानी ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। उसके बाद आया प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर आया हमारा कौन सा? प्रश्न नंबर आया पीताम्बर में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आया पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो होता है, पीताम्बर में कौन सा होता है? पीताम्बर में होता है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास होता? बहुव्रीहि पद। इसमें क्या होता? कोई भी पद प्रधान नहीं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर ऐसे बना लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो अर्थात ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, बल्कि अन्य जाकर के तीसरा ही पद बन जाता, तो उसमें उसको क्या कहते हैं हम? पीताम्बर। और पीताम्बर में जो क्या हमारा ये बहुव्रीहि समास होता है। आगे आया प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? आंसू का तत्सम रूप लिखिए। आंसू का तत्सम रूप लिखिए। आंसू, आंसू, आंसू का मतलब अश्रु, उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु। अंशु भी नहीं होगा, रोना भी नहीं होगा। आंसू रोना जो हमारी क्रिया बन जाएगी, आंख भी नहीं बनेगा। तो जो आंसू का यानी आंख से आंसू निकलते, तो उसका वो भी उसका जो था तत्सम जो था उसका
जो इसका शुद्ध शब्द है हमारा आशु का शुद्ध शब्द जिसको शुद्ध तत्सम कहते हैं, वो शब्द हमारा अश्रु, अर्थात आशु का तत्सम शब्द हो गया अश्रु। अब उसके बाद प्रश्न बनाया हमारा 18वें प्रश्न में क्या कहा? 18वें प्रश्न में कहा कर्तृवाच्य के प्रधान, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य वैसे ही पता लग गया, कर्तृवाच्य में जो कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, अर्थात जो कर्तृ जिसमें जो कर्ता जो मुख्य होगा उसमें कर्तृवाच्य में, तो उसमें कर्ता की प्रधानता होगी। उसके बाद आया हमारा प्रश्न नंबर आया 19। ताप्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। ताप्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो इसमें ताप्य के सात्यता, तांत्यता, तयता, ताप्य चतुर्थी का बहुवचन आ गया। ये कौन सा आ गया? ताप्य का जो कौन सा वचन, इसमें कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आ गया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अब उसके बाद प्रश्न नंबर आया 20। प्रश्न नंबर आया 20, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे इत्यादि। तो यहाँ शब्द क्या है हमारा? ना मनुष्य हो सकता, ना ही बचपन हो सकता। यहाँ बना हमारा जो सर्वनाम शब्द बना वो बना वह। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारे ये लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं, जो लघुत्तरीय से हमारे थे बहुविकल्प वाले प्रश्न तक वे 20 थे, वो 20 नंबर जो एक एक हमारे टिक लगाने के थे, वो हमारा 20 नंबर का जो प्रश्न पत्र था वो बन गया। इसके बाद अब आया हमारा वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है? वर्णनात्मक का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज का वर्णन करें, वर्णन करके व्याख्या करनी है। क्या करनी है हमने? उसकी वर्णन करके उसकी व्याख्या करनी है। तो अब जैसे ये आया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश दे रखा है इस पर आधारित हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहले गद्यांश देख लीजिए। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव के और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विविधता, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्र गुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। सर्वप्रथम क्या करना है? इस गद्यांश पर आधारित जो हमारे नीचे 3 प्रश्न दिए हैं, उपरोक्त तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित रस की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की क्यों आकर्षित होते हैं। इन तीनों प्रश्नों का हम इस जो गद्यांश है इस पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो पहला प्रश्न है, जब इस सबसे पहले हम इस गद्यांश को हमने ध्यानपूर्वक बड़े ही ध्यानपूर्वक तसल्ली से पढ़ लिया, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद सबसे हमने देखा कि जो गद्यांश है ये अवतरित कहाँ से है, इसका संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो मित्रता पाठ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है उस पाठ से अवतरित है या उस पाठ से लिया गया है। तो इसमें क्या है? ये हमारा संदर्भ क्या हो गया कि जो प्रस्तुत हमारा ये गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो मित्रता पाठ है, जो मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, उन आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी द्वारा रचित जो है
मित्रता पाठ से ये गद्यांश अवतरित है। अब प्रश्न बनता है दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले। ये समाज जो है, समाज ये उनकी जो मित्रता होती है उस समाज में ऐसा नहीं होता कि जो दो दोस्त बने उनका स्वभाव एक जैसा हो। जो दोस्त बने, मित्र बने, उनकी मित्रता, उनका स्वभाव, उनका जो नेचर है या उनकी जो रुचि है, उनका स्वभाव का मतलब उनकी आदत कैसी है, रुचि का मतलब उनमें किन किन विषय में रुचि है, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, क्या वो लिखना चाहते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं, कैसा प्रकार का वो उठने बैठने में, व्यवहार में आदत है उनकी। ये सारी की सारी जो स्वभाव और रुचि में आ जाती है उसकी जो क्रियाकलाप है। तो ये बात नहीं है कि वो जो सामने वाले का हमारा जो मित्र बन रहा है अब वो हमारा मित्र हम जैसी आदत का हो, ये बात नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो आप हमारे विपरीत स्वभाव वाले, विपरीत रुचि वाले भी हमारे मित्र बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? वो हमारा स्वभाव होता है, वो हमारा क्या होता है? स्वभाव होता है। उस स्वभाव के कारण जो होता है वो हम क्या करते हैं, वो कुछ गुण हमारे में नहीं है, कुछ गुण हमारे में नहीं है। उन गुणों के अभाव में, उन गुणों के अभाव में हम क्या सोचते हैं कि दूसरे वाले मित्र में हम उसकी अक्ष देखते हैं, वो गुण देखते हैं, इसलिए हम उन पर आकर्षित हो जाते हैं और इसलिए हम उनसे दोस्ती मित्रता करते हैं। उसके बाद है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? आकर्षित आदमी ऐसे होते हैं कि कुछ व्यक्तियों में कुछ गुण होते हैं, कुछ व्यक्तियों में कुछ अलग दूसरे गुण होते हैं। तो वो जो कुछ अलग गुणों को देख करके समाज के व्यक्ति कुछ जो दूसरे जो गुण होते हैं वो अलग दूसरे वाले गुणों को देख करके, जो लेखक के अनुसार समाज में जो विभिन्नता देखकर लोग जो दूसरे अन्य गुण वाले व्यक्ति होते हैं उन गुणों को देख करके, उन जो अपने से अलग गुण हैं उनमें, उनको देख करके वो आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार ये हमने एक गद्यांश संदेश का इस तीनों प्रश्नों का उत्तर अपने हमने बड़ी बातें दे दिया। तब इसके बाद ये आ जाता उसी प्रकार का अथवा के रूप में दूसरा आ जाता। दूसरा क्या है? हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? असंभव है? फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी क्षमा आपको बंदा बना रहे। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने एक पाठ आपकी पुस्तक में लिखा है, ममता। ममता का अर्थ ऐसे भी प्यार होता है, अपनापन होता है। उसी में उनकी लड़की उनसे कह रही है, जब आपको कालियों ने हमला कर दिया तो उनके पिताजी, लड़की के पिताजी जो थे, वो बहुत सारे जेवरात, आभूषण, बहुत सारी बहुमूल्य चीजें, आभूषण इत्यादि लेकर के आते हैं और अपनी बेटी के सामने जैसे ही थाल का जो कपड़ा है उसको हटाते हैं, वस्त्र उसको हटाते हैं, तो बेटी उसको देख करके रो जाती है और वो कहती है कि हे भगवान,
मेरे पिताजी की जो बुद्धि है